हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए 30 डेज का टारगेट हम सीरीज में चल रहे हैं। डे 5 है आज। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे जो डिप्लोमा टेक्निकल स्टैंड के लिए भी रहेगा इसमें और अप्रेंटिसशिप का भी रहेगा। ठीक है, एग्जाम कोई डिफरेंट नहीं आता। लगभग टेक्निकल स्टैंड में थोड़े से प्लांट के क्वेश्चन आ जाते हैं बस। ठीक है, बाकी सिलेबस थोड़ा सा वही रहता है जहाँ तक है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या मैं आपको डेली आपको देता हूँ वीडियो। ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज गिविंग स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट ए पॉइंट। मतलब कह रहा है कि जब किसी तरल में प्लवनमान पिंड थोड़ा सा कोणीय विस्थापन कर दिया जाता है तो बिंदु के सापेक्ष दोलन शुरू कर देता है, तो जिसे कहते हैं क्या कहते हैं भाई, सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं, या फिर सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं, या फिर सेंटर ऑफ बायोन्सी, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर मेटा सेंटर बोलते हैं। करेक्ट आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर कौन बताएगा भाई, आंसर दिया करो आप। ठीक है, मैं मानता हूँ प्रीमियर में वीडियो चल रहा है, लेकिन आंसर तो दिया करो ना। मैं देखता हूँ ना कौन कौन आंसर दे रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कोई भी बॉडी अगर एक कोई भी पॉइंट के अबाउट अगर ऑसिलेटिंग करती है तो उसको मेटा सेंटर बोलते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ए सबमर्ज बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कह रहा है सबमर्ज बॉडी आपको दे रखी है, बॉडी एक डूबी हुई है। ठीक है, निमज्जित का मतलब होता है डूबी हुई। साम्य अवस्था में यदि में रहेगी तो क्या बोलेंगे, स्टेबल कंडीशन में होगी तो क्या कंडीशन होने वाली है, ये आपको मतलब पूछ रहा है। देखो, द सेंटर ऑफ बायोन्सी बी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ बायोन्सी इज बी coincide with G. The center of buoyancy B is above the meta center. The center of buoyancy B is above the gravity. देखो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर बॉडी डूबी हुई होती है, ठीक है, तो रिलेशन जो होता है वो G और M में होता है, वो B में होता है। तो M का तो कट हो ही जाएगा यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि मेटा सेंटर दे रखा है। इसमें सेंटर ऑफ बायोन्सी बी एंड जी ये सही हो सकता है, एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी बी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी बी इज अबव द सेंटर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा। अब मैं इसके बाद जो एक्सप्लेन करवाने वाला हूं उसको ध्यान से देखना, आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट होंगे, मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर की हाइट क्या होती है। ठीक है, कंडीशन देखेंगे, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन। ये याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको, आराम से याद कर सकते हो आप, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लियर करेंगे ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हम इसमें क्लियर करेंगे फ्लोटिंग कंडीशन। तो प्लीज़ समझ लेना, एक एक पॉइंट में क्या आपको क्लियर करूंगा, जो भी पॉइंट बनेंगे वो क्लियर करूंगा। जिसको आता है वो ना देखे। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन जब आते हुए भी चला जाता है, ये भी बात हो रहा है। तो मैं आपको अभी सिर्फ क्या बताने वाला हूँ, कुछ डेफिनेशन। इसके बाद मैं थोड़ी देर में आपको फ्लोटिंग कंडीशन बताऊंगा, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन और न्यूट्रल कंडीशन, कि किस तरीके से सबमर्ज बॉडी में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, सबमर्ज बॉडी में मतलब कैसे क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे फ्लोटिंग कंडीशन में कैसे क्वेश्चन आता है। तो हम क्लियर करेंगे, एक ही चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस पूरा वीडियो देखना। फ्लोटिंग कंडीशन हम देखेंगे। सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, ये कोई समुद्र है, ये पानी बह रहा है। ठीक है, ये वाटर है, पानी बह रहा है, इसमें कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है। जैसे मान लो कि आपका शिप है, या फिर कोई आपका वुड की लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो जी है, बी है, एफ बी है और डब्ल्यू। ये क्या है, ये इसको पता होना चाहिए। जी क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, जी मैंने यहां लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, मतलब बॉडी का कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जिसपे इसका संपूर्ण भार कार्य करेगा। ठीक है, संपूर्ण वेट, जो टोटल वेट होगा वो एक पॉइंट पे मतलब होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चीज होगी। ये बी हो गया,
वो सेंटर ऑफ बायोन्सी है, ठीक है, सेंटर ऑफ बायोन्सी है। एंड एफ बी क्या है, ये बायोंट फोर्स है, क्या है, बायोंट फोर्स, ठीक है। डब्ल्यू है एम जी। अब देखो एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, यहाँ पे समझने की बात है, पहले इस कंडीशन को, इस वाले फिगर को देखिए, उसके बाद हम आगे क्लियर करेंगे चीजों को। देखो सबसे पहले दिमाग में आता है सर बायोन्सी क्या होती है, कुछ भी कोई पूछ ले बायोन्सी क्या होती है, ठीक है। तो देखो बायोन्सी क्या होती है, मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ पहले। जैसे मान लो हमारी जैसे समुद्र है, ठीक है, उसमें कोई भी जैसे कोई भी कुछ भी डाल दो आप, उसमें लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया तो वो कैसे करता है, ऐसे करके उछाल करता है उसमें, ठीक है, उछाल करता है ना इस तरीके से। तो वही टेंडेंसी जो होती है, क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू फ्लोट और टू राइज, मतलब तैर रही है, ठीक है, और मतलब तैर रही है, तैरने की जो कंडीशन होती है फ्लोट और टू राइज व्हेन इज सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, मतलब सबमर्ज का मतलब डूबना, जब उसमें अंदर बॉडी डूब जाती है तो उछाल की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर उछाल की प्रवृत्ति ऊपर भी आती है अंदर भी जाती है, इस तरीके की कंडीशन जो होगी उसको हम बायोन्सी बोलेंगे। तो समझा सकते हो, किसी को भी इस तरीके से समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी समझा सकते हो, बस समझ में आ जाना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू फ्लोट और टू राइज व्हेन ए सबमर्ज्ड बॉडी इन ए फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में आप डालते हो तो टेंडेंसी, ऐसी टेंडेंसी जो बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन हो गई। तो ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बता दिया है, कोई परेशानी नहीं है यहां तक, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, सेंटर ऑफ बायोन्सी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको सीधा लिखा हुआ आएगा। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगी, इसको बी से नोट करते हैं, कह रहा है सेंटर ऑफ बायोन्सी इज द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है। अब समझना, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, उस चीज को थोड़ा समझ लिया, उसी पे ही बेस्ड है एक तरीके का। जैसे मान लो आपकी कोई भी बॉडी है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता था मैं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आपको समझा दूंगा फिर भी। जैसे आप देखो यहाँ पे देखना थोड़ा सा, ठीक है, इस जगह पे देखना, इस जगह पे देखो, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा। जैसे मान लो देखो यहाँ पे आपकी कोई भी बॉडी ये वाली है, इतनी छोटी बॉडी है आपकी, ठीक है, इतनी छोटी है, और ये पानी बह रहा है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। तो इसमें क्या होगा थोड़ा समझ लेना, ठीक है, टाइम लगता है चीजों को समझने, एक बार समझ में आ जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं। अब ये बॉडी मैंने यहाँ पे इसमें पानी में डाल दी, ठीक है, वाटर में डाल दी, तो देखो ये बॉडी इतनी यहां तक एंटर हो गई, ठीक है, छोटा सा फिगर है, मैं आपको दिखाना, बड़े में भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये पानी में एंटर हो गई तो कुछ इसका भाग होगा ना, कुछ पार्ट होगा पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये बॉडी है, इसके अंदर पानी के अंदर कितना चला गया, ये यहां से लेके आपको दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है, यहां तक ये पानी के अंदर घुस गया है, ठीक है। तो पानी के अंदर घुस गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी है ना, इतना पानी को हटा रही होगी, ठीक है, इस पानी को हटा रही होगी, उस जगह से हटा रही होगी, तभी तो ये बॉडी अपनी जगह ले पाएगी ना उस जगह पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये बॉडी उतनी जगह ले पाएगी उस जगह पे, तो जितना वाटर हटाया है, ठीक है। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगी, सेंटर ऑफ द बायोन्सी, कोई भी ऐसा सेंटर, ठीक है, इज द सेंट्रोइड ऑफ ए डिस्प्लेस फ्लूइड, मतलब एक ऐसा सेंटर जिसमें बॉडी है वो पानी को हटा रही हो, वो सेंटर जो बनेगा उसको हम सेंटर ऑफ ये यहाँ पे भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे, जरूर नहीं इसके नीचे, मतलब लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, वो फ्लोटिंग की कंडीशन में और यहाँ पे सबमर्ज की कंडीशन, डूबने की कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन हम क्लियर करेंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ बायोन्सी इज द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा सेंटर जो बॉडी पानी के अंदर जा रही है तो उस पानी को हटा रही है, जितना हटा रही है वो वहां पे एक सेंटर बनेगा, ठीक है, उसको हम सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलेंगे। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नहीं तो एग्जाम्पल ले लेंगे, कुछ ले आऊंगा मैं, कुछ पानी का तैरने वाला और उसमें लगा के तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल वैसे हैं, एक मिनट, अब देखिए, अब आगे देखो क्या है, मेटा सेंटर क्या होता है।
अब मेटा सेंटर को समझने के लिए थोड़ा सा समझिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, मैंने क्या किया, इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टिल्ट का मतलब थोड़ा सा झुका दिया। अब कोई भी शिप है, आप देखोगे शिप होते हैं ना, तो इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये शिप है ना, अगर ऐसे करके शिप है, ऐसे करके आपको मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर शिप ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो उसको रोलिंग कहेंगे, ठीक है, रोलिंग की कंडीशन कहेंगे। समझ में आ रही है? और शिप है ना, इस तरीके से करेगा, इस तरीके से, ठीक है, जैसे शिप मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से करेगा तो पिचिंग कहेंगे इसको। ये भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, रोलिंग पिचिंग पे भी आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पे एक तो इसका सेंटर था, ये वाला सेंटर एक्सिस, एक्सेस जो मैं बना रहा हूं, या फिर ये बाई बाई हो गया, तो एक्सेस जो एक्सिस है उसको मैंने इस तरीके से कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं इसको टिल्ट करूंगा, थोड़ा सा इस बॉडी को यहाँ पे टिल्ट करूंगा, झुकाऊंगा, तो एक नया सेंटर बन जाएगा यहाँ पे, ये नया वाला ये है। जैसे मान लो एफ बी है तो एफ बी डैश कर दिया, जी 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 डैश हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ जी डैश, ठीक है, ये बी है तो बी डैश हो गया, इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये वाली लाइन और जो झुका रहे हैं वो वाली लाइन कट करेगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेटा सेंटर। अब ये पॉइंट कहीं भी कट कर सकता है, यहां पे भी कट कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, नीचे भी कट कर सकता है, कहीं भी कट कर सकता है। वो डिपेंड करेगी फ्लोटिंग की कंडीशन में, कितना फ्लोट करा रहे हो आप किसी भी चीज को, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। तो मेटा सेंटर क्या होता है वो देखो भाई, अब डेफिनेशन देखो, एक पॉइंट मैंने बना दिया, मेटा सेंटर इस पॉइंट पे दोनों लाइन कट कर रही हैं, ठीक है, कट कर रही है ना दोनों लाइन, तो हम बोलेंगे इसको मेटा सेंटर। अब देखो मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर इज द पॉइंट अबाउट विच इज द बॉडी इज ऑसिकुलेट और रोटेट। मतलब मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कोई बॉडी है वो ऑसिकुलेट करती है, मतलब दोलन करती है, ऐसे करके, जैसे नाव कभी देखी होगी तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करती है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे क्या है, दोलन करती है या फिर रोटेट करती है, ठीक है, ये चीज हो गई। ये होता है लाइज इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। मतलब ये पॉइंट जो है ना वो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, ठीक है, जैसे नाव है, बहुत बड़ी नाव है, तो बॉडी के नाव के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है। तो पॉइंट कहीं भी लाइज कर सकता है, ठीक है, ये चीज हो गई। दो पॉइंट बन गए। तीसरा पॉइंट क्या है, टू चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। मतलब ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए करा रहा हूं मैं। मेटा सेंटर क्या करता है, टू चेकिंग द स्टेबिलिटी, मतलब ये फ्लोटिंग जो बॉडी होती है उसकी स्टेबिलिटी को चेकिंग करने के लिए होता है ये पॉइंट, ठीक है, मेटा सेंटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटा सेंटरिंग पॉइंट। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे वो चीज। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बायोंट फोर्स, ठीक है, बायोंट फोर्स क्या होता है, पानी के द्वारा, मतलब वाटर के द्वारा जो फोर्स लगता है, ठीक है, मतलब फोर्स एक्टिंग बाय द सी वाटर ऑन द फ्लोटिंग बॉडी, इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं हिंदी में बता दे रहा हूं कि कोई भी जैसे वाटर है जिसमें मतलब बॉडी जैसे आपकी तैर रही है, तो उस बॉडी, पानी का जो फोर्स लगेगा, वाटर का जो फोर्स लगेगा, समुद्र में भी तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ना नीचे से, तो समुद्र का जो प्रेशर लगेगा नाव पे, ठीक है, या फिर बोट पे, तो वही बोलेंगे उसको बायोंट फोर्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। W बराबर mg, मतलब ये इसका भार है, ठीक है, बॉडी का, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो कुछ भार होगा ना उसका, तो W वो नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। फ्लोटिंग जो बायोंट फोर्स होगा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, ध्यान रख लेना बायोंट फोर्स। तो ये कुछ कंडीशन होगी, ये भी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार कि बायोंट फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करता है, अपर डायरेक्शन, मूव इधर डायरेक्शन, या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरीके से भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, बायोंट फोर्स ऑलवेज एक्ट ए सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है, मतलब बायोंट फोर्स होता है वो एक्ट करता है सेंटर ऑफ बायोंसी पे ही, ठीक है, मतलब एक्सिस होती है वो सेंटर ऑफ बायोंसी पे ही एक्ट करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है। तो जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं बता दिए हैं मैंने। अब हम फ्लोटिंग कंडीशन पढ़ेंगे, न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, ये सारी कंडीशन देख लो एक बार, मैं याद करवा दूंगा आपको, परेशान मत होइए। फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप छोड़ोगे नहीं, कर दोगे उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और एक चीज और है, एक बार बताओ, बॉडी फ्लोट कब करेगी,
देखो एक चीज और है, ये बॉडी है ना फ्लोट कब कर रही है, तैर कब रही है, ये कंडीशन मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, आप बता सकते हैं। देखो बॉडी जब फ्लोट कर रही है इसका मतलब ये है कि ये जो पानी का जो भार होगा, पानी का जो प्रेशर होगा ना वो ज्यादा होगा, ये इसका जो वेट होगा पानी का वो इससे ज्यादा होगा, बॉडी से ज्यादा, तब फ्लोट करेगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर डूब कब जाएगी, जब बॉडी का भार होगा, बॉडी का वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी वाटर। मैं समुद्र की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो सी वाटर का जो होगा, अब सी वाटर में तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा भार होता है, तो उससे तो कंपेयरिंग कर ही नहीं सकते। कुछ भी चीज मतलब आप तैरा रहे हो, मान लो जहाज, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, तो वो भी नहीं डूबते। ठीक है, तो एक कंडीशन वो डूबने की कंडीशन वो अलग हो जाती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये चीजें हो गई। अब हम फ्लोटिंग कंडीशन देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो आता है, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो यहाँ से आता है सबसे ज्यादा, और वो भी आते हैं जो डेफिनेशन है। ठीक है, तो फ्लोटिंग कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये होता है, देखो मेटा सेंटर, मतलब ये एम जो आता है और बी जो आता है और जी आता है, इसमें हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से स्टेबल कंडीशन होगी, अनस्टेबल कंडीशन कैसे होगी और न्यूट्रल कंडीशन होगी। याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये ट्रिक है एक तरीके की। ठीक है, ये भाई ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखो देखो एक बात और बता दे रहा हूं। एम तो पता ही है आपको, मेटा सेंटर होता है, बी फॉर बायोन्सी होता है, और जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एम जो है ना वो हम फ्लोटिंग की कंडीशन में लगाएंगे, फ्लोटिंग, जब बॉडी हमारी तैर रही होगी तब। ठीक है, बी जब हम लगाएंगे सबमर्ज बॉडी की कंडीशन में, सबमर्ज। ठीक है, सबमर्ज की कंडीशन में लगाएंगे बी। ठीक, आप समझना, पहले मैं जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है और पक्का आता है, आप देख लेना, नहीं आया तो आप बात करना आप। तो देखो हमेशा क्या करेंगे, जी अगर है, जी हम ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, अगर विल लाइज बिलो, अगर एम और बी से नीचे है, मैं दोनों की कंडीशन में एक साथ ही ले रहा हूं, मैं तैरने की कंडीशन में भी ले रहा हूं और डूबने की कंडीशन में भी ले रहा हूं। डूबने में आप क्या करोगे, हमेशा, एक मिनट रुकना, ठीक है, हमेशा डूबने की कंडीशन में हमेशा बी लोगे, बी और जी का रिलेशन होगा। ठीक है, समझ लेना पहले ध्यान से। अगर डूबने की सबमर्ज बॉडी की कंडीशन में आएगा तो जी और बी में रिलेशन होगा वो, अगर तैरने की कंडीशन में आएगा, फ्लोटिंग की कंडीशन में आएगा तो जी और एम में रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं दोनों कंडीशन में एक साथ ले लिया है कि दोनों कंडीशन आपको आराम से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो यहां पे देखो जी विल लाइज बिलो, जी अगर एम और बी से नीचे है। ठीक है, यहां पे जी तो अभी ऊपर है, उसको हटाओ, उसको हटा दो। ठीक है, पहले ये कंडीशन याद करो, जी विल लाइज बिलो, अगर एम और बी से नीचे है तो बॉडी स्टेबल कंडीशन में होगी। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल बता रहा हूं, स्टेबल कंडीशन में होगी बॉडी जब जी है, एम और बी से नीचे चले जाएगा तब। ठीक है, दूसरा देखो, जी विल लाइज एबव, अगर जी एम और बी से ऊपर है, मान लो जी है, एम अगर यहां पे आ जाए कहीं भी और बी भी, तो उससे ऊपर अगर है जी, ठीक है, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अनस्टेबल। अब स्टेबल अनस्टेबल वो मैं आपको बता, रुक जाओ। जी विल लाइज कौन साइड, मतलब अगर जी एम और बी के एक सीध में ही है तीनों, ठीक है, एक ही कंडीशन में आ रहे हैं, एक ही सीध पे आ रहे हैं, तो वो न्यूट्रल कंडीशन होगी। ठीक है ना, न्यूट्रल कंडीशन होगी। अब देखो होता क्या है कि स्टेबल कंडीशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि ये बॉडी है ना थोड़ा सा टिल्ट कर रही है, ठीक है, और ये अपने आप ही लौट के एक अपनी पोजीशन पे आ जाती है वापस। जैसे मान लो जहाज है आपका, देखो ये है, ठीक है, ये तैर रहा है मान लो, और ये तैर रहा है, ये थोड़ा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा वापस कुल मिला के। तो ये स्टेबल कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अनस्टेबल, जैसे मान लो ये थोड़ा सा झुकाव आ रहा है तो एकदम से ऐसे डूब जाए, एक तरीके की इधर ही झुक जा रही है, तो वो अनस्टेबल कंडीशन होगी। न्यूट्रल कंडीशन मतलब ये इस तरीके से रहेगी,
जा रही है, तो कुछ भी ना इधर उधर भी नहीं हो रही, ना इधर हो रही है, बस ऐसे करके सीधी जा रही है वो, तो न्यूट्रल कंडीशन होगी। कोई भी मतलब उसमें टिल्ट भी नहीं होगा, नेक भी, ठीक है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल कंडीशन। तो ये कंडीशन जो याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी। अगर कभी भी अगर आ जाए आपको लगे, बस ये ध्यान रखना, फ्लोटिंग और सबमर्ज की कंडीशन याद रखना। फ्लोटिंग में मैंने बता दिया है कि एम और जी में रिलेशन होगा, सबमर्ज में बी और जी का रिलेशन होगा, ठीक है। नहीं भी क्लियर होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तक इसको लिख लेना कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, रियली बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैं ये चीजें बनाता हूँ आपके लिए। और ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, किसी भी यूट्यूब पर देख लेना आप, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, सब उल्टा सीधा बताएंगे। बता तो देंगे मैं, लेकिन याद करने की ट्रिक है वो बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। जी विल लाइज, अगर जी एम और बी से नीचे है तो स्टेबल, जी विल लाइज एबव, एम और बी से नीचे है वो एबव है, ठीक है, ऊपर है तो अनस्टेबल कंडीशन होगी। और जी और एक ही सीध में है तीनों, एम और बी के सीध में, तो न्यूट्रल कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत मेहनत से मैंने ये सब कुछ बना रखा है आपके लिए, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है व्हेन ए मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी, मतलब मैक नंबर जो होता है वो लेस देन यूनिटी होता है, ठीक है। एक से यूनिटी का मतलब होता है एक से कम, तो हम क्या आंसर होगा अगर एक से कम है तो बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, सब सोनिक फ्लो होगा, या फिर सोनिक फ्लो होगा, या फिर हाइपरसोनिक, या फिर सुपरसोनिक फ्लो। करेक्ट आंसर हो जाएगा सब सोनिक फ्लो, ठीक है। एक से कम होगा तो सबसोनिक फ्लो होगा। इसमें रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे मैक नंबर से जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है, मैक नंबर हम देखेंगे, ठीक है। मैक नंबर सबसे पहले ये देखेंगे होता क्या है मैक नंबर, ठीक है। तो मैक नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम बराबर वी अपॉन सी होता है पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एम बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है। ये फॉर्मूला जो होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, ठीक है। ठीक है, एम बराबर बी अपॉन सी से नोट करते हैं। अब यहाँ पे सी जो होता है, सी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है सी बराबर अंडर रूट में के अपॉन रो होता है, ये भी याद करना है आपको, ठीक है। जहां पे रो जो होगा वो डेंसिटी होगी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। के होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है। और के बराबर 1 अपॉन बीटा होता है कंप्रेसिबिलिटी, ये आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैक नंबर का एक और फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। मैक नंबर का एक और फॉर्मूला होता है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला देखो मैं बता दे रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, इलास्टिक फोर्स होता है, ठीक है। इलास्टिक फोर्स, इसको हम अंडर रूट में ऐसे भी लिख सकते हैं, आई फॉर इनर्शिया, ई फॉर इलास्टिक, ठीक है। इस तरीके से लिखा होता है अंडर रूट में, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से एसएससी जेईई में पूछा जाता है ये। बाकी इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स भी होता है। बाकी एक फॉर्मूला ये होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये क्या है कि ये रॉकेट की कंडीशन में लगाते हैं हम, ठीक है, रॉकेट की कंडीशन में लगाते हैं भाई। जब हमारी रॉकेट उड़ती है, ठीक है, रॉकेट तो थोड़ी टेढ़ी सी बन गई है, मान लो ये ऊपर उड़ रही है, ठीक है, रॉकेट ऊपर उड़ रही है,
ये रॉकेट की कंडीशन में लगाते हैं। अब जब कभी पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। बाकी एक कंडीशन इसमें ये पूछी जाती है कि मैक नंबर जो होता है सबसोनिक फ्लो होता है या सुपरसोनिक फ्लो होता है, ये चीजें होती हैं, ये हम देखेंगे। देखो एम, देखो यहाँ पे एम की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो सबसोनिक फ्लो होता है, सबसोनिक फ्लो। ठीक है, अब देखिए एम की वैल्यू है अगर 1 के बराबर हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोनिक फ्लो हो जाएगा, सोनिक फ्लो। एम की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो हाइपरसोनिक, यहाँ पे हो जाएगा सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो। एंड एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 से 6 तक हो जाती है, इस तरीके से होती है, तो हाइपरसोनिक फ्लो होता है, हाइपरसोनिक फ्लो। तो भाई ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 4 कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, तो याद रखना। ठीक है, नोजल के केस में भी ये आती हैं, ये जो हम पढ़ते हैं नोजल के चैप्टर में भी पढ़ते हैं भाई, ये चीज़ें होती हैं नोजल के चैप्टर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, नोजल की कंडीशन में आती हैं, तो याद याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, आप कॉपी में लिख सकते हैं इसको, मैक नंबर को। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अगर आप बता सकें तो मुझे बताना, यूलर नंबर क्या होता है? यूलर नंबर हो क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी टाइप कर दो भाई सभी लोग, अगर पढ़ रहे हो तो यूलर नंबर क्या होता है। ठीक है, ये बताना, बाकी इंपॉर्टेंट डेटा है सारा का सारा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन टेक द फॉर्म वेयर ए एरिया, ए है एरिया इसमें, एंड बी वॉल्यूम है, एंड रो डेंसिटी, एंड पी प्रेशर। तो यहाँ पे आपको बताना है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 होती है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो किस कंडीशन में फॉलो करती है बताओ, इनकम्प्रेसिबल के लिए। ठीक है, ये होती है वो इनकम्प्रेसिबल के लिए होती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, अगर आपको एक एक डेटा दे दिया है इस तरीके से, ठीक है, ये भी आया था एसएससी जेईई में, रो a1 v1 इजकल टू रो a2 v2। ठीक है, यहाँ पे रो 1 के लिए तो नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रो तो सबके लिए एक ही होता है फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो रो a1 v1 इजकल टू रो a2 v2, तो ये किस कंडीशन के लिए होगा, ये होगा फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, याद रखना, फॉर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है डेटा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी। क्या होगा भाई, अगर जिसकी विस्कोसिटी है वो अगर जीरो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बताइए, उसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड की जो कंडीशन है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, एक तो विस्कोसिटी होगी वो जीरो होगी, विस्कोसिटी जीरो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई, यहाँ पे जो होता है सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन वो भी जीरो होता है। और बताइए भाई क्या हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, ठीक है, आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है इसमें, शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस टाउ होता है। ठीक है, वो भी जीरो होता है। तो ये कंडीशन होती है आइडियल फ्लूइड की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ये सारे पॉइंट लिख लो कॉपी में। दूसरी कंडीशन क्या है, मैं दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, वो रियल फ्लूइड की है, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड कौन से होते हैं, जिसको जिसमें विस्कोसिटी होती है, विस्कस होते हैं। ठीक है, ये विस्कस फ्लूइड होते हैं, एंड इसमें जो ये कंप्रेसिबल भी होते हैं,
ठीक है, ये कंप्रेसिबल फ्लो होते हैं। तो रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं एग्जामिनेशन में जिससे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5। ठीक है, एरिया आपको दे रखा है, वो दे रखा है 0.5। ठीक है, मीटर। हैविंग डिस्चार्ज 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज जो आपको दे रखा है, डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज होता है क्यू, वो दे रखा है आपको 2। ठीक है, मीटर पर सेकंड दे रखा है डिस्चार्ज। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे डिस्चार्ज, तो वेलोसिटी पूछ रहा है कि बहने वाले पतली प्रवाह की गति क्या होगी। तो वेलोसिटी यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पता है डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज Q बराबर ए वी होता है, ए वी। ठीक है, V आपसे पूछ रहा है, V आपसे पूछ रहा है, तो V हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, और Q का मान रख दो, Q कितना है, 2/0.5। पॉइंट यहाँ से हटाओगे, जीरो यहाँ पे बढ़ाओगे, 5 से ये काटो, 5 चौके 20, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू द गे लुसाक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरियस डायरेक्टली एज। मतलब गे लुसाक लॉ की कंडीशन मैंने बताई, शायद बताई होगी आपको। ठीक है, गे लुसाक लॉ की कंडीशन क्या होती है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो क्या आंसर रहेगा इसका, बताइए। सी इज द करेक्ट आंसर। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है, तब ये गेलुसाक लॉ बनता है। तो आपको पता होना चाहिए P1 PV अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट में, यहाँ पे अगर टी आप कांस्टेंट रखते हो, तो यहाँ पे टी कांस्टेंट रखते हो तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, जो कि कंडीशन बनती है आपकी बॉयल्स लॉ की, बॉयल्स लॉ। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, पी पी अगर कांस्टेंट रखते हो आप यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे वी अपॉन टी जो होगा वो बन जाएगा आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, अगर वॉल्यूम आप रखते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, तो ये बन जाएगा आपका पी अपॉन, ये गैलुसाक लॉ बन जाएगा, गैलुसाक। ठीक है, इस कंडीशन में गैलुसाक लॉ में क्या हो जाएगा, और वी कांस्टेंट रखते हो तो पी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा आपका गैलुसाक लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ए इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 727 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपको इफिशिएंसी बतानी है। देखो इफिशिएंसी क्या है, इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, जहां पे देखो आपको दे रखा है T1, जो दे रखा है आपको दे रखा है कितना, 727, और केल्विन में आप करोगे तो उसमें 273 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ के 1000 केल्विन हो जाएगा। एंड T2 दे रखा है आपको कितना, 127, और इसमें आप 273 जोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 400 केल्विन। अब बस इस वैल्यू रख दो इसमें। 1 माइनस T2 कितना दे रखा है आपको, 400, एंड T1 दे रखा है 1000। इसको सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 400 बटे 1000। ठीक है, हाँ इंटू 100 भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू वो निकालते हैं, यहाँ पे इधर कर रहा हूँ मैं 100, 1000 में 400 गया तो 600 बचेगा, एंड बटे 1000 इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो यहाँ पे, ठीक है ना, और 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा, 60% आपकी इफिशियंसी आ जाएगी, जो कि आंसर ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
वेट करना ज़रा थोड़ा। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या रहा है, डी लावल टर्बाइन इज ए, डी लावल टर्बाइन कैसी टर्बाइन है बताइए? सिंगल रोटर टर्बाइन या इम्पल्स टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन या रिएक्शन टर्बाइन या मल्टी रोटर इम्पल्स टर्बाइन? बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है डी लावल टर्बाइन का? डी लावल टर्बाइन जो होती है वो सिंगल रोटर इम्पल्स टर्बाइन होती है, सिंगल रोटर इम्पल्स टर्बाइन। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, देखो वेलोसिटी कंपाउंड होती है एक तो, ठीक है, वेलोसिटी कंपाउंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कंपाउंड में देखो कौन कौन सी टर्बाइन आती हैं। वेलोसिटी कंपाउंड, वेलोसिटी कंपाउंड में वेलोसिटी कंपाउंड में कौन सी टर्बाइन आती है वो थोड़ा देख लो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे वो हो गया एक तो आपकी हो जाएगी डी लावल, ठीक है, डी लावल टर्बाइन होगी, डी लावल, LAVAL, डी लावल टर्बाइन। और उसके बाद आपकी आ जाएगी एक कौन सी, कार्टिस टर्बाइन आ जाएगी, कार्टिस टर्बाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी कंपाउंड आ गया या फिर वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन में अगर आ जाता है, ठीक है, इम्पल्स टर्बाइन में आ जाता है। इसके बाद अगर प्रेशर कंपाउंडिंग की अगर बात करूं, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रेशर कंपाउंड, प्रेशर कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग में कौन कौन सी आती है? रिएटिव टर्बाइन आती है, ठीक है, याद रखना। एक एग्जाम्पल है RATEU, रिएटिव टर्बाइन। ये एग्जाम्पल में पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन में पूछ रहा है डी लेवल टर्बाइन, ऐसे पूछेगा डी लेवल टर्बाइन इज द एग्जांपल ऑफ, तो वेलोसिटी कंपाउंड टर्बाइन, कार्टेक्स टर्बाइन भी इस तरीके से आ जाएगी वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन में, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं, बताइए भाई क्या आंसर रहेगा इसका, बताइए। सीटेन नंबर ऑफ पेट्रोल अराउंड, सीटेन नंबर जो होता है वो पेट्रोल का कितना होता है? देखो भाई यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे C10 नंबर जो होता है वो पेट्रोल के लिए तो होता ही नहीं है, C10 नंबर जो होता है वो होता है आपका डीजल के लिए, ठीक है। ऑक्टेन नंबर यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, C10 नंबर और यहाँ पे ऑक्टेन नंबर, ठीक है। C10 नंबर ऑफ डीजल, C10 नंबर ऑफ डीजल का होता है, डीजल में कितना होता है भाई, डीजल में C10 नंबर ऑफ डीजल जो होता है वो 40 से 55 होता है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर जो होता है, नंबर ऑफ पेट्रोल, कितना होता है भाई ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल, बताइए कोई बता सकता है? 80 से 100। अब आपको पूछा क्या था, सीटन नंबर ऑफ पेट्रोल पूछा था, तो पेट्रोल का सीटन नंबर तो जीरो, वो 10 के एयर फेयर में ही होगा, ठीक है, क्योंकि कम होता है बहुत ज्यादा। अब मैं आपको कंप्रेशन रेशियो बता दूं, अगर कंप्रेशन रेशियो अगर पूछा जाए आपसे, कंप्रेशन रेशियो और पेट्रोल का पूछा जाए तो ये होता है 15 से, वो 6 to 10 होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन ऑफ, यहाँ पे पेट्रोल कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल 6 to 10 होता है। एंड डीजल की बात करी जाए तो ये होता है 15 से 25। अब ये ऐसे भी दे सकता है आपको, 16 से 22 भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है, ये दे सकता है 17 से 21 भी दे सकता है ऑप्शन में, इस तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है। डुअल इंजन का कंप्रेशन रेशियो पूछा जाए तो ये होता है 12 से 15, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। 6 नंबर वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, अभी सब्सक्राइब सभी लोगों को करना है। अगला जो हमारा होगा 6 नंबर वीडियो होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, आपको सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है चैनल को।
हमारा जो टारगेट है सब्सक्राइबर को 30, अभी 20 के सब्सक्राइबर का है, ठीक है, अक्टूबर मंथ तक। तो आपको ये करवाना है टारगेट सभी लोगों को मिलके। मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम निकले। और प्रीवियस ईयर वीडियो जो आप देखिए, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वो भी वहां से भी देखो आप, वहां से भी चीजें क्लियर होंगी। वो पुरानी वीडियो है, अब क्वेश्चन तो वही होंगे ना, मैकेनिकल क्वेश्चन, वहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ आपके लिए, फिर भी आप मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कितने व्यू आते हैं देखो, बहुत सारे लोग तो भाग गए होंगे। कितने लोग देखते हैं वीडियो, कितने लोग देखते हैं? 6 से 8 लोग देखते हैं वीडियो बस। ये कंडीशन है क्या? मतलब मैं आपको 2 से 3 घंटे, मतलब मैं पीपीटी बनाता हूँ आपके लिए, प्रेजेंटेशन, सारी चीजें काम कर रहा हूँ, और आप 6 से 8 लोग देखते हो, शेयर भी नहीं करते हो आप। कि चलो एक वीडियो हम कहीं भी शेयर कर दें, जिससे क्या है कि 15 से 20 लोग कम से कम देखने लगे, इतना भी नहीं करते हो। मतलब इतनी बुरी हालत कर रखी है इस बार तो। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। चलो भाई, तुम्हारी इच्छा है। मेरा जो टारगेट मैंने लिया है ना 30 डेज का, तो मैं करवा दूंगा। अभी क्या है कि अगर नहीं करवाया तो कुछ लोग तो देख रहे होंगे उसमें, 4-5 लोग, वो तो खैर अपने हैं। तो भाई उनसे ही कह रहा हूँ मैं, 5-6 लोग जो देखते हैं ना ईमानदारी से, आप पक्का सिलेक्शन लोगे, टेंशन मत लो। और जो लोग कह रहे हैं ना अप्रेंटिसशिप बेकार है, ये मत करो वो करो, देखो घर पे बैठने से तो बेकार है वो, घर पे बैठने तो अच्छा है ना। कम से कम प्लांट तो देख लोगे, सीख तो लोगे कुछ ना कुछ। कोई सिखाएगा तो नहीं, और ऐसे उल्टी सी जगह पे तुम चले जाओगे कहीं भी, तो वो क्या सिखा देगा तुमको? प्लांट तो देख लोगे, कम से कम जो पढ़ा है वो तो देख लोगे ना तुम आंखों से, उसका यूज करना, सारी चीजें, फंक्शन, सारी चीजें तो देख लोगे ना वहां पे जाके। तो वही तुम्हारे लिए बहुत है। एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा अगली बार फॉर्म डालने के लिए। और रिफाइनरी का तो सबसे बेस्ट रहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखा दूंगा जो सिलेक्शन लिए हैं, उनके पास में जा जाके वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि इन लोगों ने सिलेक्शन लिया है। अब 5-6 वैकेंसी निकलती है मान लो, तो भाई तुम में दम है, अगर अगर पढ़ पा रहे हो सही तरीके से तो करो, नहीं अगर इच्छा है तो मत करो। सही है नहीं? भाई 5-6 वैकेंसी में कंपटीशन होता है, मतलब 5 या 6 वैकेंसी निकलती है मान लो, और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में तो बहुत ज्यादा निकली है। तो होंगे सिलेक्शन तो 5-6 ही होंगे ना। ठीक है, तो वही बात है ना, 80 से 85 नंबर का स्कोर लाना होता है बाद में। चलो ठीक है, लाइक जरूर करना। लास्ट में मैं बोलता जा रहा हूँ कि लाइक जरूर करना, आप लाइक जितना करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। बाकी चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।